रविवार देर रात राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ईरान से युद्ध खत्म करने का समझौता किया है। मैं ये कहते हुए बहुत खुश हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। समझौते पर पूरी तरह से हस्ताक्षर हो चुके हैं। ईरान से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। अब वहाँ नए नेता हैं और मध्य पूर्व में कई शानदार चीजें होंगी। इस समझौते ने पहले ही इजराइल में तीखी बहस छेड़ दी है और ये सिर्फ राजनेताओं के बीच ही नहीं बल्कि लगभग पूरे इजरायली राजनीतिक परिदृश्य में फैल गई है। ये गंभीर चिंता है कि भले ही ये समझौता तत्काल तनाव को कम कर सकता है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को अनसुलझा छोड़ देता है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं अब भी बनी हुई हैं और संदेह है कि भविष्य में इनका समाधान होगा। और उनके समर्थित गुटों का नेटवर्क, वे फैली हुई शाखाएं जो इजराइल को घेरे हुए हैं, उन्हें न तो खत्म किया गया है और न ही वे इस समझौते का हिस्सा हैं। ये वो समझौता नहीं है जो ज्यादातर इजरायली तैयार करते। साथ ही इस पल पर चर्चा बड़ी रणनीतिक तस्वीर को देखे बिना नहीं की जा सकती। 3 साल से भी कम समय पहले 7 अक्टूबर के बाद कई लोगों का मानना था कि इजराइल की प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से ढह गई है। तब से इजराइल ने 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ा, ईरान के नेटवर्क को कमजोर किया, ईरानी संपत्तियों पर हमले किए और खुद को मध्य पूर्व की प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में फिर से स्थापित किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ऐसे सहयोग में काम किया जैसा पहले किसी इजरायली प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जिससे यरूशलेम और वॉशिंगटन के बीच अभूतपूर्व रणनीतिक सहयोग स्थापित हुआ। इसका परिणाम एक क्षेत्रीय बदलाव के रूप में सामने आया है, जिसे पहले कई लोग असंभव मानते थे। पेंटागन की हालिया रिपोर्टों में इजराइल को अमेरिका का आदर्श सहयोगी कहा गया है। इजराइल अकेला देश है जिसे पेंटागन से यह सम्मान मिला। इजराइल ऐसा देश है जिसके पास साझा हितों और मूल्यों की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग करने की क्षमता और इच्छा दोनों है। फिर भी सफलता राजनीतिक बहस खत्म नहीं करती, खासकर इजराइल में। रविवार रात हुआ समझौता तुरंत केंद्रीय राजनीतिक मुद्दा बन गया। इजराइल में आलोचक तर्क देते हैं कि इजराइल को इससे ज्यादा हासिल करना चाहिए था। अन्य लोग राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच तनाव की खबरों की ओर इशारा करते हैं। और चूंकि चुनाव आने की संभावना है, इसलिए आज जो तर्क हम सुन रहे हैं वे आने वाले राजनीतिक संघर्षों में मुख्य विषय बन सकते हैं। रविवार को बेरूत में वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर पर कथित इजरायली हमले ने शायद अपना संदेश भेजा है। राजनयिक घटनाक्रम चाहे जो भी हो, जब उसकी सुरक्षा दांव पर हो तो इजराइल अपनी कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखने का इरादा रखता है। हमें समझना है कि इन मुद्दों की राजनीतिक व्याख्या कैसे हो रही है और विपक्ष इन्हें अपने हित में कैसे दिखा सकता है। आगामी महीनों में मैंने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक गिल हॉफमैन से बात की, जो i24 न्यूज के वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक और द जेरूसलम पोस्ट के पूर्व संवाददाता हैं। ये है मेरी बातचीत गिल हॉफमैन के साथ। गिल, जुड़ने के लिए धन्यवाद। खुशी हुई दुरान। ठीक है, लगता है एक समझौता सामने है और स्याही अभी सूखी नहीं, लेकिन हम उस समझौते के बारे में क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ईरान को बिना ज्यादा कुछ किए बहुत पैसा मिलेगा। हम जानते हैं कि इसमें युद्ध विराम का प्रावधान है। हमने महीनों तक इसका पालन किया, लेकिन दूसरी तरफ ने नहीं किया। और फिर भी उम्मीद की संभावना है। संभावना है कि 7 अक्टूबर को शुरू हुआ युद्ध आखिरकार समाप्ति की ओर है और शायद इजराइल के नागरिकों को आखिरकार वो सुरक्षा मिलेगी जिसकी उन्हें ज़रूरत है। हो सकता है कि अंत में नेतन्याहू को उसी युद्ध विराम का श्रेय मिल जाए जिसे रोकने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी। ठीक है, अब मैं अमेरिकी राजनीति पर एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप दोनों देशों की राजनीति के विश्लेषक हैं। लोग अभी क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा समझौता कैसे कर सकते हैं जो उनकी कही गई बातों के बिल्कुल विपरीत लगता है? और सिर्फ जो उन्होंने कहा है, बल्कि जो उन्होंने किया है वो भी, है ना? लोग हमेशा कहते हैं ट्रंप क्या करते हैं उस पर ध्यान दो, वो क्या कहते हैं उस पर नहीं। आप कह सकते हैं कि ये दिखावा है, लेकिन उन्होंने ईरान से 2 युद्ध किए, अमेरिकी हथियार गिराए, सैनिकों की जान गई और वो उस लक्ष्य के लिए समर्पित दिखे। आप कौन हैं? किन राजनीतिक ताकतों ने यह समझौता कराया? अमेरिका में गैस की कीमतें। लोग ज्यादा पैसे देने से परेशान हैं। लोग युद्ध से परेशान हैं।
लोग इस बात से भी परेशान हैं कि उनकी नज़र में वो अमेरिका फर्स्ट नहीं है, और उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो बात लोगों के दिमाग में नहीं बैठी है। उनके सामने मिड टर्म चुनाव आ रहे हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार जो डगमगा रहे हैं, वो चाहते हैं कि युद्ध उनके सामने से हट जाए ताकि ये उनके चुनाव प्रचार में मुद्दा ना बने। उन्हें ये चुनाव जीतने हैं। उन्हें कांग्रेस के कम से कम एक सदन पर पकड़ बनाए रखनी है ताकि अपने कार्यकाल के आखिरी कुछ वर्षों में प्रभावी रह सके। आप जानते हैं आप शिकागो के रहने वाले हैं और मेरे अपने शहर डेट्रॉइट से भी ज्यादा दूर नहीं है। आप अभी शिकागो में बैठे हैं। आप एक रिपब्लिकन मतदाता हैं। क्या वे इसे सफलता के रूप में बेच पाएंगे? मेरा मतलब है, मैं समझता हूं कि वो विमान और सैनिक वापस बुला रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो इसमें सफल होंगे? शिकागो में कोई रिपब्लिकन वोटर नहीं है और ये मिशिगन से काफी दूर है। आप ही एकमात्र होंगे। तो शिकागो के लोग कहते हैं मिशिगन दूर है, पर हम मानते हैं कि हम करीब हैं, बस थोड़ी सख्ती दिखाने को। आपको थोड़ा मज़ा करना चाहिए, मैं समझता हूँ, लेकिन देखिए, लोग अमेरिका में एक हफ्ते बाद इस युद्ध को याद नहीं रखने वाले हैं। ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी के नतीजों के कारण युद्ध के दौरान अमेरिका में मैंने टीवी चालू किया था। वे ईरान में किन मिसाइल सुविधाओं पर हमला हो रहा है ये नहीं बता रहे, सिर्फ गैस की कीमतों और उसके औसत अमेरिकी पर असर की रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही युद्ध खत्म होता है, ये उनके लिए मायने नहीं रखता। यही ट्रंप चाहते हैं। अब उनके पास अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने का मौका है। इससे उन्हें सकारात्मक सुर्खियां मिलेंगी, शायद लोगों का ध्यान फिर भटका सकें और लोगों को थोड़ा मजा करने दें। वर्ल्ड कप, मैंने सुना है कि अमेरिका में फुटबॉल मैच हो रहे हैं। मैंने इसका कोई असली सबूत नहीं देखा है और नहीं देखने का इरादा है, लेकिन इससे कुछ लोग व्यस्त हैं। राष्ट्रपति का अभी अभी जन्मदिन था। उनके पास शुक्रवार को एक साइनिंग सेरेमनी है। वो कोशिश करेंगे दिखाने की कि उन्होंने विश्व शांति स्थापित कर दी है। उन्हें करने दीजिए। मूल रूप से हम यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि अमेरिकी जनता ईरान को सीधा खतरा नहीं मानती, सही है? मेरा मतलब है, इजराइल में हम हर दिन उठते और सोते हैं, सोचते हैं कि ईरान हमारे सिर पर मंडरा रहा है ना? हम सब भाग रहे थे, आप जानते हैं, सोच रहे थे कि कब हमें शेल्टर में भागना पड़ेगा, और ये अभी भी आज सुबह हो सकता है, ये कल भी हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी कहा कि अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ या वे परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ते तो परिणाम होंगे। हालात लगातार बदल रहे हैं। वो मौका था। क्या आपको लगता है कि यहाँ कोई ऐसा मौका छूट गया जिसे हम अमेरिकी जनता को ये समझा सकते थे कि यहाँ एक खतरा है? आधे अमेरिकी लोगों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ही खतरा है। नमस्ते, और हम उन्हें जीतने नहीं जा रहे हैं। और फिर बाकी आधे लोग, देखिए, मैं भी गैस भरवाने गया था और वो 469 थी, और मैंने सोचा कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया है और इसलिए, लेकिन हमें इजराइल में अपने नजरिए से गंभीर मुद्दों को देखना चाहिए। और 25 जून की जंग ने परमाणु खतरे को काफी पीछे धकेल दिया था। इस जंग ने उस मुद्दे को ज्यादा नहीं छुआ। इस जंग ने मिसाइल खतरे की समस्या से निपटा और उसे भी काफी हद तक पीछे धकेल दिया। ये दो खतरे थे जिनसे अमेरिका ने किसी न किसी तरह निपट लिया है, और हम इसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे। अब जो भी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि तुरंत सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, वो कभी भी हकीकत नहीं थी। कुछ भी होना था तो वह युद्ध खत्म होने के बाद ही हो सकता था, जो हमारे समय के मुताबिक कल रात 1 बजे हुआ। पैसा आने लगता है और ईरान के लोग पूछते हैं, हमें इसमें से कुछ क्यों नहीं मिल रहा? ये पैसा सिर्फ शासन को ही क्यों, जो इसे हिजबुल्लाह, हमास या किसी और को देंगे, अपने लोगों को नहीं? तभी विद्रोह दोबारा हो सकता है और वही मौका सफल हो सकता है। लेकिन लोग अभी तक ये नहीं समझते। वे सिर्फ अपने साथ रोजमर्रा में जो हो रहा है उसी को देख रहे हैं, किसी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं। जब आप इजरायली रेडियो चालू करते हैं तो अभी बस एक ही कहानी सुनाई देती है, जो है इजराइल के चुनाव और ईरान युद्ध, सही है? ये एक ही कहानी है जो मुझे लगता है कि अमेरिका की तुलना में यहाँ कहीं ज्यादा हावी है। ऐसा लगता है कि ये चुनावों के लिए एक निर्णायक मोड़ बनने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने इसे भुला दिया है और अगले हफ्ते तक इसे भूल जाएगा। क्या आपको लगता है कि इजराइल इसे भूल जाएगा या फिर ये आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है? ठीक है, तो सबसे पहले, अगर युद्ध विराम नहीं टिकता और उत्तरी इजराइल के लोग सामान्य जीवन नहीं जी पाते, तो हर दिन वे इसे इजराइल की सुरक्षा विफलता के रूप में चर्चा करेंगे।
अगर सुरक्षा बनी रही तो नेतन्याहू कह सकेंगे कि 7 अक्टूबर के बाद 7 सुरक्षा मोर्चों में सुधार हुआ है और कोई भी, यहां तक कि चुनाव लड़ रहे सेना के चीफ ऑफ स्टाफ भी उनसे बहस नहीं कर पाएंगे। इजरायली लोग सिर्फ सुरक्षा मुद्दों पर वोट देते हैं और इसलिए ये उनके पक्ष में काम कर सकता है। अगर लोग सुरक्षा पर नहीं बोल रहे तो वे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ड्राफ्ट मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये नेतन्याहू को बहुत नुकसान पहुंचाता है और वे चाहेंगे कि युद्ध और शांति ही मुद्दे बने। ये इस पर निर्भर करेगा कि अब्राहम समझौते का विस्तार होगा या नहीं, और जेएनएस में आपके पास इस पर बेहतर विशेषज्ञ है। विपक्ष इस समय बटा हुआ नजर आ रहा है। क्या वे ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो दरार दिख रही है उसका फायदा उठा पाएंगे? तो यही वे आज से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बेनेट कहेंगे कि वे प्रधानमंत्री के रूप में अपने अनुभव के आधार पर इसे बेहतर कर सकते थे और इजराइल को असली दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री चाहिए। नेतन्याहू को इतना दक्षिणपंथी नहीं दिखाएंगे। यही हंगरी में भी काम आया था। ऑर्बन को सेंटर या लेफ्ट नहीं हटा सके तो उन्होंने दक्षिणपंथी उम्मीदवार उतारा और वही तरीका सफल रहा। यही बेनेट की रणनीति भी है। जबकि आइजनकोट कह रहे हैं, देखिए, फायदा तो ये था कि नेतन्याहू को दुनिया के नेताओं से बात करना आता था और साफ तौर पर यह काम नहीं आया अगर ट्रंप उन्हें गालियां दे रहे हैं। शायद आपको एक ज्यादा विनम्र नेता चाहिए जो भले ही परफेक्ट इंग्लिश न बोलता हो लेकिन उसके पास सुरक्षा का अनुभव हो। और फिर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो उन्हें लगता है कि वो इंग्लिश में नेतन्याहू से बेहतर जानते हैं, जैसे जिम्मेदारी जैसे शब्द। और यही बात है जिसे आइजनकोट नेतन्याहू के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं और ये 4 महीने तक चलेगा। ये काफी रोमांचक होने वाला है। मेरा मतलब है, ये विपक्ष की विलासिता लगती है ना? लोग कहते हैं कि वे इसे बेहतर कर सकते थे। तो मेरा सवाल है, सैन्य रूप से क्या बेहतर कर सकते थे? अगर उन्होंने बेहतर किया होता तो कैसे कह सकते हैं कि उन्हें चिंता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इजरायली नेतृत्व के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं? मतलब मुझे ये मानना मुश्किल लगता है कि बहुत से लोग स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करते हैं। उदाहरण के लिए, जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राफा जाने के बारे में किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि आइजनकोट इसके खिलाफ थे। सही है? और वे इसके खिलाफ क्यों थे, हमें याद दिलाइए। बाइडेन इसके खिलाफ थे। वे अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंध नहीं खोना चाहते थे। उस वक्त ये बड़ी बात थी। राष्ट्रपति राफा में जाना रोकना चाहते थे और अपने राजनीतिक कारणों से युद्ध खत्म करना चाहते थे। लेकिन अगर ऐसा होता तो सिनवार आजाद आदमी की तरह घूम रहा होता। बहुत संभव है। लेकिन नेतन्याहू की पेशानी पर 7 अक्टूबर का ये दाग हमेशा रहेगा। वो जिम्मेदार थे और सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आती है। और ये बात है जो बेनेट, आइजनकोट, लिबरमैन और बाकी लोग कह सकते हैं कि वो सत्ता में नहीं थे, नेतन्याहू सत्ता में थे। रक्षा प्रतिष्ठान और खुफिया एजेंसियों के सभी अलग अलग नेता, उन सभी ने इसकी कीमत चुकाई और सिर्फ राजनीतिक रूप से नेतन्याहू ने नहीं चुकाई। अब समय आ गया है। यही उनकी स्थिति होगी। कब? नफ्ताली बेनेट को देखते हुए जो सत्ता में थे, मेरा ख्याल है कि वो 2022 था, और आइजनकोट जो 2019 तक चीफ ऑफ स्टाफ थे। असल में उन्हें सेना को छोटा करने का श्रेय भी दिया जाता है ना? एक छोटी और स्मार्ट सेना बनाने का, जो कि आइजनकोट है। क्या इजरायली जनता सैन्य क्षेत्र में इतनी शामिल है? हम में से कई लोग रिजर्व ड्यूटी कर रहे हैं। क्या वे गहराई में जाकर जांच नहीं करेंगे? आपका नजरिया क्या है? आप यहां राजनीतिक विश्लेषक हैं। आइजनकोट के विरोधी उन सभी बातों को ढूंढ निकालेंगे जो उन्होंने उस समय कही थी, जो अब पीछे मुड़कर देखने पर हास्यास्पद लगती हैं, और कोशिश करेंगे कि उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया जाए जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में गलतियां की, जिससे बाद में समस्याएं पैदा हुईं। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मामला सीधा नहीं है। 7 अक्टूबर को नेतन्याहू सत्ता में थे। आपको चीजें क्रम से जोड़नी होंगी। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? इसमें समय लगेगा। उनकी सुरक्षा को कमजोर करना आसान नहीं है। उनके पास 4 महीने हैं, पर यह आसान नहीं है क्योंकि आप जानते हैं सभी चीफ ऑफ स्टाफ ने गलतियां की हैं और गैंस ने भी गलतियां की हैं। फिर भी वो इतने समय तक टिके रहे, और जाहिर है यायर बरक ने भी गलतियां की, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन गए।
तो ये जोखिम भरा है, लेकिन वे कोशिश करेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल। आइजनकोट सर्वेक्षणों में तेजी से ऊपर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता हाल के आंकड़ों में उनके पास कितना है, 18 या 20 चैनल 12 पर। आई 24 सर्वेक्षण में उनके पास बेनेट से 5 सीटें ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं, और बस बहुत संक्षेप में, ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि ये आदमी जो अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं बोलता, जो जब हिब्रू की बात आती है तो बहुत शांत रहता है, वो बहुत मुखर इंसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आइजनकोट की कोई भी ऐसी एक भी बयान है जिसे आप देख सकते हैं जो वाकई में वाह वाली हो, जो उन्होंने कभी दी हो और जिसे लोग दोहरा रहे हो। इसका कारण क्या है? तो दौरन, अगर आप इजरायलियों से पूछें कि उनके इतिहास में सबसे अच्छे प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमेशा मेनाखम बेगिन ही जीतते हैं। इसका कारण ये नहीं था कि वो दक्षिणपंथी थे या अमेरिका का विरोध किया। इसका कारण है कि वे बहुत विनम्र थे, जबकि नेतन्याहू को कोई विनम्र नहीं कहेगा। अगर बीबी के विपरीत किसी को चाहिए तो वो गाय आइजनकॉट हैं, जो साधारण इंसान हैं। अगर वो एलत या टाइबेरियस के विकासशील शहरों से हैं, तो वो मोरक्को से हैं। अभी तक कोई सेफारदी प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। इस युद्ध में उन्होंने एक बेटा व 2 भतीजे खोए। जानते हो, वो सच में दुनिया वो समझते हैं, भले ही उनकी अंग्रेजी रानी या नेतन्याहू जैसी ना हो। और एक बार नेतन्याहू ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें ये अंग्रेजी में बताऊंगा, हिब्रू में नहीं, क्योंकि मेरी अंग्रेजी तुम्हारी अंग्रेजी से बेहतर है। उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवा देने के बाद 1 साल का ब्रेक लिया और वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट डीसी में डेनिस रॉस और डेविड मकॉफ्स्की के साथ काम किया। और उन्होंने मुझसे कहा कि आइजनकोट के जाने के बाद हमारे यहाँ इस थिंक टैंक में कई जनरल्स आए हैं। वो हमारे सबसे समझदार जनरल थे। और ये बहुत कुछ कहता है। ये दिलचस्प है। आखिरी सवाल। क्या कोई संभावना है कि आइजनकोट प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ गठबंधन में शामिल होंगे? नहीं, नेतन्याहू, अगर आप मुझसे पूछें, क्या ऐसी विपक्षी पार्टियां हो सकती हैं जो उनके बाद लिकुड के साथ जुड़ सकें, चाहे वो 20, 30 या सिर्फ 5 साल बाद, जब वो 80 के हो जाएंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए काफी बूढ़े होंगे। अगर वे वहां का कानून बदल दें कि आपको अमेरिका में जन्म लेना जरूरी है, बस एक छोटा सा कानून है वहां। नेतन्याहू के बाद कई गठबंधन बनेंगे जिनमें मध्यमार्गी, दक्षिणपंथी और वामपंथी पार्टियां होंगी, लेकिन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स और अरब शामिल नहीं होंगे। जब तक नेतन्याहू वहां है, तब तक आपके पास व्यक्तित्व आधारित राजनीति रहेगी, और क्नेस्ट के कई सदस्य जो उनसे नफरत करते हैं, वही गतिरोध का कारण बनते हैं। इसी वजह से वर्तमान सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि यहाँ 1 से ज्यादा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ 2, 3 या 5 चुनाव हो सकते हैं, जैसे 2019 और 2022 के बीच हुए। जब तक कोई मंसूर अब्बास को हर्जल के रूप में नहीं पेश करता, हमें राजनीतिक गतिरोध झेलना होगा, और कोई समझौता नहीं होगा तब तक मैं ही रहूंगा। मैं एक अलग नजरिए से बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं, आज सुबह लोग मुझे कॉल कर रहे थे। इस सौदे के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे संदेश मिल रहे थे। मैंने कहा, ये सौदा इजराइल को कागजों पर असुरक्षित छोड़ता है। आप जानते हैं, अगर लेबनान वास्तव में इस सौदे में शामिल है तो इजराइल के हाथ बंधे हुए हैं। हिजबुल्लाह हम पर मिसाइलें दागना जारी रखे हुए हैं। इजराइल के लिए मुख्य मुद्दा अभी स्पष्ट नहीं है। हमें नहीं पता कि ईरान को फंड मिलेंगे या नहीं। मैंने समझौते में ईरान के पुनर्निर्माण के लिए बड़ी राशि देने की बात पढ़ी है, पर मैंने कहा, दूसरी ओर शायद ये इजराइल के लिए आशीर्वाद है। आपकी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि ये उस सिद्धांत के खिलाफ जाता है जिसके लिए प्रधानमंत्री बहुत प्रतिबद्ध रहे हैं, यानी इजराइल की अमेरिका पर निर्भरता को कम करना। अगर हम ऐसा कहते हैं, मैं सच में जानना चाहता हूं कि आप क्या कहते हैं। मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस में बैठने वाले ये सबसे इजराइल समर्थक राष्ट्रपति हैं, आप जानते हैं हमने ये 1 हफ्ते पहले भी कहा था, तो अब भी कह सकते हैं, जो कभी व्हाइट हाउस में बैठे हैं। और ऐसा लगता है कि यहां अमेरिकी हित इजरायली हितों से टकरा रहे हैं। क्या ये आखिरी झटका नहीं है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यही हो रहा है तो आगे क्या होगा? अब बड़ा बदलाव जरूरी है। तो आपने देखा डोरॉन, जब नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का बदला लेने के लिए बेरूत में हमला करने का फैसला किया, तब क्या हुआ? आपने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें निजी तौर पर
उनकी आलोचना नहीं की। ओबामा और क्लिंटन दोनों ने नेतन्याहू को निजी तौर पर गालियां दी थीं, न कि इजराइल की रात की खबरों में वैसे जैसे ट्रंप ने किया। और नेतन्याहू ने अगर कुछ साबित किया है तो यही कि इजराइल अब पहले से भी ज्यादा अमेरिका का अधीनस्थ है, क्योंकि भले ही उसने पलटवार किया लेकिन उसे इसके लिए इतनी कड़ी मार पड़ी। उसने अपनी उस राजनीतिक साख को चोट पहुंचाई कि वो दुनिया से बात करना जानने वाला बेजोड़ नेता है। उसे और शायद इजराइल को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो अगले हफ्ते वे जब संघर्ष विराम तोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या हम जवाबी हमला करेंगे या नहीं? आपने वो सब सहने के बाद ये कैसे किया? आपके सवाल का जवाब है कि ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा। मुझे पूछने दीजिए, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में राष्ट्रपति लगातार मेरी खबरों पर सीधे टिप्पणी और खुलेआम गालियां दे रहे हैं और आपके पास सारे प्रतीक चिन्ह हैं। दूसरी तरफ इजराइल राज्य के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? मतलब या तो वो जवाबी हमला ना करें और हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई रोकथाम ना हो, या फिर वो जवाबी हमला करें और मेरा मतलब ठीक यही है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी परेशान है क्योंकि चीजें उसकी मर्जी से नहीं हो रही। अगर इजराइल बिल्कुल जवाब नहीं देता तो लगता है हमें नजरअंदाज कर दिया गया है। यही मेरी जिज्ञासा है। इजराइल के प्रधानमंत्री की नौकरी बहुत कठिन है, फिर भी कई लोग इसे चाहते हैं। नेतन्याहू जिस दौर से गुजर रहे हैं वो हैरान करने वाला है। फिर भी बेनेट और आइजनकोट अपनी अपनी तरह से जो कर सकते हैं करेंगे ताकि इस नौकरी को हासिल कर सकें जो इतनी नाकदरी है और आपको हमेशा मुश्किल हालात के बीच में डाल देती है। आपकी बात पर अगर मैं इजरायली आत्मनिर्भरता और अमेरिका की स्थिति पर ध्यान दूं, तो मुझे पता है कि आप अमेरिका को मुझसे बेहतर जानते हैं। क्या रिपब्लिकन पार्टी आज इजराइल का समर्थन करना चाहती है, या वे इस बात के लिए प्रोत्साहित हैं कि इजराइल को स्वतंत्र होना चाहिए? रिपब्लिकन पार्टी अब वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। अब रिपब्लिकन पार्टी में कई आवाजें हैं। जब आपके पास टकर कार्लसन एक तरफ चरमपंथी के रूप में है और वहीं मार्को रूबियो को पारंपरिक रिपब्लिकन बना देता है। रिपब्लिकन आवाज चरमपंथी लगती है, इसलिए जेडी वेंस को बीच का रास्ता अपनाकर कहना पड़ता है कि अमेरिका को अपने हित में फैसले लेने चाहिए, इजराइल के नहीं। और जब आप एक उपराष्ट्रपति को ये कहते हुए सुनते हैं तो एक इजरायली के कानों में ये बहुत चौंकाने वाला लगता है कि कोई उनकी इस बात की निंदा क्यों नहीं कर रहा। ये कैसे ठीक हो सकता है? लेकिन आप सोचते हैं ये उससे बेहतर है जो उसने कहा था। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी कई दिशाओं में बढ़ रही है। ट्रंप युग के बाद कुछ भी हो सकता है। इजराइल को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इजराइल को आने वाले कठिन वर्षों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बहुत बहुत अच्छा मुद्दा है। मैं इजरायली आबादी के एक बहुत खास वर्ग में जाना चाहता हूं, जिसे मेरे पॉडकास्ट पर और आम तौर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और वो है इजराइल की अंग्रेजी बोलने वाली आबादी, जिसका हिस्सा आप और मैं दोनों हैं। राजनीतिक रूप से क्या आप बता सकते हैं कि इस आबादी की प्रवृत्तियां क्या हैं और ये कहां खड़े हैं? हम फ्रांसीसी या रूसी समुदायों की भी चर्चा कर सकते हैं। इस आबादी के लिए क्या जरूरी है और आप क्या सुन रहे हैं? इस आबादी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इजराइल विदेशों में कैसा दिखता है। अंग्रेजी बोलने वाले सबसे अच्छी तरह समझते हैं कि हम अभी विदेशों में कितने बुरे दिख रहे हैं और इसे सुधारना सबसे जरूरी है। अगर सैन्य युद्ध विराम हो तो मीडिया ही एकमात्र युद्ध का मैदान है और हम उसमें हैं। हमें या तो हमेशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कृत, जैसे कि रंग भेदकालीन दक्षिण अफ्रीका के रूप में देखा जाएगा, या फिर एक इस्लामी कट्टरपंथी, परमाणु हथियार और नरसंहारक आतंकवादियों से दुनिया को बचाने वाले के रूप में देखा जाएगा। इसलिए अंग्रेजी बोलने वाले लोग किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण या पार्टी से हो सकते हैं और कई पार्टियों से मूल अंग्रेजी भाषी उम्मीदवार चुने गए हैं। उस मुद्दे पर मुझे लगता है वे एकजुट है। वे मानते हैं कि स्थिति गंभीर है और जो भी प्रधानमंत्री चुना जाए उस पर दबाव बनाना चाहिए कि वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे। ऐसा होना चाहिए। गिल, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आकर पॉडकास्ट में हिस्सा लिया और अपने राजनीतिक विचार साझा किए। आने वाले कुछ महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सब कैसे सामने आता है। आपके शो में आके खुशी हुई। धन्यवाद गिल। वो थे गिल हॉफमैन,
अब चाहे कोई गिल के विश्लेषण से सहमत हो या नहीं, इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि आने वाले महीनों में इजरायली सार्वजनिक जीवन में कौन सी राजनीतिक बहस हावी रहने वाली है। फिर भी एक तथ्य अनदेखा करना कठिन है। 30 से भी ज्यादा सालों से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरानी खतरे के बारे में चेतावनी दी है। बहुत पहले, जब ये आम चर्चा में नहीं था, बहुत पहले जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र नहीं बना था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का तर्क था कि परमाणु संपन्न ईरान मूल रूप से इजराइल, मध्य पूर्व और अधिकांश स्वतंत्र दुनिया के लिए खतरा होगा। कई लोग सिर्फ खतरे की बात करते थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई की। आज इजराइल मध्य पूर्व का सिर्फ 1/3% है। ये मध्य पूर्व का 300वां हिस्सा है। फिर भी अमेरिका के साथ मिलकर इसने ईरान की सैन्य संरचना को भारी नुकसान पहुंचाया, उसके प्रमुख प्रॉक्सी गुटों को कमजोर किया और ऐसी क्षमताएं दिखाई हैं जो धरती पर बहुत कम देशों के पास हैं। कहानी खत्म नहीं हुई। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं बरकरार हैं। इसका क्षेत्रीय नेटवर्क अब भी खतरनाक है, और जब तक ईरान के पास परमाणु हथियारों तक पहुंचने का रास्ता है, और शायद जब तक वर्तमान शासन सत्ता में है, इजराइल और पूरे क्षेत्र पर एक काला बादल मंडराता रहेगा। ये सवाल इस समझौते के बाद भी खत्म नहीं होंगे। ये सवाल आने वाले महीनों और शायद वर्षों तक इजरायली राजनीति, इजराइल की सुरक्षा और अमेरिका के साथ इजराइल के संबंधों के केंद्र में बने रहेंगे। जब इजरायली भविष्य पर बहस कर मतदान के जरिए फैसला लेंगे, तो इन मुद्दों को नारे नहीं बल्कि तथ्य और जांच चाहिए। इन मुद्दों की गहराई से जांच होनी चाहिए, और इन्हें ऐसे नेताओं की जरूरत है जिनके विचार और निर्णय सबसे कठिन परिस्थितियों में परखे गए हों। इजराइल के सामने जो चुनौतियां हैं, वे इससे कम किसी भी चीज के लिए बहुत गंभीर हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार ट्रू ईस्ट पॉडकास्ट में मिलूंगा। धन्यवाद।